आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 के बारे में, जो डिस्कस करता है रेस जुडिकाटा के बारे में। तो रेस जुडिकाटा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक रेस और एक जुडिकाटा। रेस यानी कि कोई मामला, कोई विषय, ठीक है, और जुडिकाटा मतलब ऑलरेडी वो जज किया जा चुका है, मतलब उस पर फैसला दिया जा चुका है, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो देखा जाए तो इसका मतलब होता है ए मैटर और थिंक ऑलरेडी जज, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया चुका है, मतलब कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा विषय जिस पे वो निर्णय आ चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफिनीशन के बारे में। तो डिफिनीशन कहता है रेस जुडिकाटा इज ए लीगल प्रिंसिपल। रेस जुडिकाटा इज ए लीगल प्रिंसिपल। तो रेस जुडिकाटा क्या है? एक कानूनी सिद्धांत है, ठीक है। दैट सेज वंस ए केस हैज़ बीन फाइनली डिसाइडेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी जिसके पास ये अधिकार था उस केस के बारे में निर्णय देने का, उस केस के बारे में सुनने का, ठीक है, और वो उस पर कोई न्याय देता है, यानी कि उस पर कोई डिसीजन देता है, कोई जजमेंट करता है। तो क्या कहता है? द सेम पार्टीज कैन नॉट ब्रिंग द सेम केस। दो पार्टी के बीच कोई भी पिटीशन अगर होता है तो एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेड। तो वो जो दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टी के बारे में अगर कोई जजमेंट दिया जाता है, ठीक है, वो इस कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, देन क्या कहता है? सेम केस अगेन इन एनी कोर्ट, ब्रिंग द सेम केस अगेन इन एनी कोर्ट। जजमेंट के बाद दोनों पार्टी के पास ये अधिकार नहीं है कि उसी टॉपिक को लेके, उसी मुद्दे को लेके फिर से किसी कोर्ट पे आप पिटिशन फाइल करें। हम लोग डिस्कस करें अब रेस जुडिकाटा के पर्पस के बारे में। पर्पस, पहला पर्पस कहता है टू प्रिवेंट रिपीटेड लॉ सूट्स ऑन द सेम इशू, ठीक है। तो ये जो हमारा रेस जुडिकाटा है, ठीक है, ये क्या है? एक लॉ सूट से, ये लोकहितवाद है, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट रिपीटेड लॉ सूट्स ऑन द सेम इशू, मतलब उसी मुद्दे को लेके वो क्या करता है? उस मुद्दे को रोकता है, क्योंकि सेम मुद्दा अगर हर एक कोर्ट में जाने लगे तो समय कितना बर्बाद होगा। 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल किसी का पूरा जीवन बीत जाता है उसी केस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर सेम केस जो है, अगर उसको में निर्णय दिया जा चुका है किसी कोर्ट के द्वारा, उस पर अगर जजमेंट दिया जा चुका है, तो क्या करते हैं? जजमेंट दिया जा चुका है तो फिर तो कोई वो अगर फिर किसी कोर्ट पे अगर वो जाता है तो उसका तो समय बर्बाद होगा ही, ठीक है। सेव टाइम, ये क्या करता है? समय को बचाता है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 15 साल, 20 साल जो भी समय उस पर बर्बाद होता है तो उसको क्या करता है? समय को बचाता है, ठीक है। मेंटेन कंसिस्टेंसी इन जस्टिस, वो क्या करता है? वो जस्टिस, वो न्याय को है, वो क्या करता है? वो मेंटेन करता है, उस पर बरकरार, उस मेंटेन को बरकरार रखता है, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि किस तरह से वो समय को बचाता है, ठीक है। रेस जुडिकाटा जो है वो समय को किस तरह से बचाता है, किस तरह से न्याय को बनाए रखता है। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि ए है, ठीक है, प्लेंटिफ, बी है, ठीक है, ये डिफेंडेंट है, ठीक है। ए जो है किसी सी कोर्ट पे जाता है, ठीक है, अपना जो है लोकहित ये लॉ सूट फाइल करता है, ठीक है। बी जो है डिफेंडेंट, इस पे बचाव अपना रखता है, ठीक है। सी किसी मुद्दे पे जजमेंट पे अगर वो पहुंचता है, ठीक है, जजमेंट पे पहुंचता है। ए अगर अपना लैंड के लिए वो क्लेम करता है कि मेरा जो लैंड है वो बी रखा हुआ है, ठीक है, ए जो है लैंड बी रखा हुआ है। बी कहता है कि नहीं, ये लैंड मेरा नहीं है, मतलब बी कहता है कि मेरा ये लैंड जो है मैं रखा हुआ, लेकिन ये इसका नहीं है, ठीक है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसका जो डॉक्यूमेंट्स वो अपना फाइल करता है, ये जो अपना डॉक्यूमेंट्स वो फाइल करता है। जज जो है, कोई जज जिसके पास जुरिसडिक्शन है, ठीक है, उसके पास वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसके पास वो अधिकार है कि उसके जो उन्होंने पिटिशन जो सूट जो फाइल किया हुआ है उस पर वो एविडेंस या ट्रायल, वो जो कुछ भी उसकी जो सारी प्रक्रिया होती है एक कोर्ट की, वो सारा ट्रायल से सफ़र करने के बाद, गुजरने के बाद जब वो जजमेंट पे पहुंचता है तो ये पाता है कि ये जो है ज़मीन है वो बी की ही है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? जजमेंट तो इसके नाम पे हुआ, ठीक है, जजमेंट तो इसके भी नाम से हुआ। सपोज करते कि ए अगर सेटिस्फाइड नहीं है इस जजमेंट से कि नहीं, ये जो जजमेंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जान रहा है कि जजमेंट ये सही है, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है, समय अगर इतना लिया गया है तो वो गलत तरीके से नहीं लिया गया, वो उसी पे दिया गया है, क्योंकि ये एक जजमेंट जो होता है वो सारे देश के लिए होता है, ठीक है। तो जो जजमेंट करने के बाद जब देखता है कि ये ज़मीन इसी की है, तो ए के पास ये अधिकार नहीं है कि नेक्स्ट टाइम से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम ये ए के पास अधिकार नहीं है, या फिर बी के पास ये अधिकार नहीं है कि फिर से वो किसी कोर्ट पे जाए और उसी पे वो डिस्कस करे। किस पे? तो इसी लैंड पे लेके, यही लैंड को लेके वो डिस्कस करे कि नहीं, ये जो ज़मीन था वो मेरा था, लेकिन वो गलत तरीके से ये कोर्ट जो है पक्षपात करके वो ज़मीन जो है बी को दे दिया गया, क्योंकि करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस जुडिकाटा का एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पहला एक्सप्लेनेशन है हम लोग का फॉर्मर सूट यानी पूर्ववर्ती वाद, ठीक है। ऐसा वाद जो किसी प्लेंटिफ के द्वारा या डिफेंडेंट के द्वारा पहले किसी कोर्ट में
उसमें आप पिटीशन फाइल किया जा चुका है, उस पर निर्णय किया जा चुका है, और फिर उसी मुद्दे को अगर किसी दूसरे कोर्ट पे अगर पिटीशन फाइल किया जाता है तो वकील या फिर न्यायालय या इसको ये संज्ञा देते हैं कि ये पूर्ववर्ती वाद है, ठीक है, या फॉर्मर स्वीट है, क्योंकि ये पहले भी याचिका मतलब दिया जा चुका है, ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मर स्वीट्स कहते हैं। दूसरा है हमारा कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी सक्षम न्यायालय। सक्षम न्यायालय ऐसा न्यायालय जिसको विधिक रूप से उनको अधिकार दिया गया था कि कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर किसी तरह का पिटीशन फाइल करता है तो उसके पास ये अधिकार है कि उसके बातों को सुने, ठीक है, जो भी उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करे, और उस पर प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो जजमेंट होता है उस पर निर्णय करे, ठीक है। तो ऐसे कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट कहते हैं। तीसरा है हमारा एडमिट और डिनाई यानी कि स्वीकृति और इनकार। जब भी किसी मुद्दे को किसी कोर्ट पे अगर उठाया जाता है, ठीक है, अगर वो मुद्दा पहले किसी कोर्ट में उठाया जा चुका है या उस पर निर्णय हो चुका है तो एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, ठीक है, ये बात रखती है कि नहीं इस मुद्दे को पहले उठाया जा चुका है, ठीक है, तो ये हमारा रेस जुडिकाटा के अंडर आता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो हम लोग क्या होता है, वो एडमिट करता है। अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो क्या होता है, डिनाई होता है, यानी कि अस्वीकृति होता है, यानी कि इनकार कर देता है, ठीक है। डिस्कस करेंगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव स्वीट यानी प्रतिनिधिवाद के बारे में, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति द्वारा किया गया मुकदमा जो सारे समुदाय या सारे समूह के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्वीट यानी प्रतिनिधिवाद कहता है, ठीक है। ये तब लागू होता है, ये तब किया जाता है जब किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, वहाँ पे 40 से 50 लोग भी हो सकते हैं, 100 से 200 भी हो सकते हैं। तो बारी बारी से अगर कोई एक व्यक्ति अगर उसी चीज़ को लेके अगर मुद्दे को उठा के अगर केस करता है तो उसकी मात्रा में तो बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव स्वीट में सारे लोगों की तरफ से किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिधि के तौर पे जो मुकदमा चलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्वीट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पांचवा क्या है हमारा, रिलीफ यानी कि अनुरोध, ठीक है। इसमें हम लोग रिलीफ या अनुरोध मतलब अगर इस पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखा जाए तो ये एडमिट और डिनाई एक जैसा है। सपोज करते हैं कि ए और बी किसी लैंड को लेके अगर पिटीशन फाइल किए हुए हैं, ठीक है, ए अगर उस मुकदमे को हार जाता है, जजमेंट उस पर आ चुका होता है, फिर से अगर उसी मुद्दे को लेके अगर किसी दूसरे कोर्ट में अगर रखा जाता है और वही बात रखा जाता है कि वो लैंड था वो उसका था लेकिन बी किसी तरह से गलत तरीके से उसको रखा हुआ है, लेकिन उस पर जजमेंट किया जा चुका है कि वो लैंड बी का ही है, ठीक है। अब फिर से उसी चीज़ को लेके अगर राहत मांगता है, अगर कहता है कि मुझे वो ज़मीन दिलवाई जाए, तो उस मुद्दे को लेके तो पहले फैसला हो चुका है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो रिलीफ में हमें यही जानना रहता है कि कोर्ट इसे इस बात पे ये कहेगी कि इस बारे में आपको पहले भी राहत दिया जा चुका है, इसमें आपको फैसला दिया जा चुका है, ठीक है, तो इस पर आप फिर से वही बात उसी मुद्दे को आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 6 है हमारा लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन यानी सीमित अधिकारिता, ठीक है। कोर्ट किसी एक कोर्ट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सेशन कोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपराधिक मामला होता है जिसमें सेशन कोर्ट द्वारा देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे जो विवाह से संबंधित हैं या फिर घरेलू हिंसा से संबंधित हैं, ठीक है, वो फैमिली कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि ऐसा कोर्ट जिसकी सीमित अधिकारिता दी गई है, सीमित विधिक मूल्यता उसे दी गई है, ठीक है। 7 है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री यानी डिग्री का निष्पादन, या तो मीन्स कि ऐसा आदेश जो कोर्ट के द्वारा ज़बरदस्ती लागू करवाया जाता है या ज़बरदस्ती आदेश दिया जाता है। ये तब होता है जब स्वेच्छा से अपनी इच्छा से ए और बी यानी पार्टी जो होती है अगर गलत तरीके से किसी तरह का अगर ज़मीन अगर हड़प करके अगर रखा हुआ है या पैसा अगर रखा हुआ है, तो अगर वो स्वेच्छा से उसे वापस नहीं करता है तो ये एग्जीक्यूशन होता है कोर्ट के द्वारा, ठीक, कि आप उस चीज़ को उनको वापस करें, ठीक है, जिसे हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, रेस जुडिकाटा के केस लॉ के बारे में, जिसमें दरियाओं वर्सेस उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ये 1961 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला जो 27 मार्च को दिया गया था, ठीक है। इसमें याचिकाकर्ता जो दरियाओं है, ठीक है, दंगे के कारण जो होता है वो जुलाई 1947 में उस जगह को छोड़ के चला जाता है। हम लोग बहुत सारे जगहों पे या बहुत सारी किताबों पे ये देखने को मिलता है जब 1946 से 1947 के बीच, ठीक है, जब देश आज़ाद होने के कगार पे था तो उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत जगह पे हुए, ठीक है, पंजाब बंगाल जैसे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में एक ऐसा समय आया है जब याचिकाकर्ता जो दरियाओं है, ठीक है, वो एक जो याचिकाकर्ता है वो याचिकाकर्ता जो एक 50 साल से किसी जगह पे कृषि भूमि पे वो रह रहा होता है, उस पर खेती कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसी दंगे के दौरान वो उस जगह को छोड़ के चला जाता है और वो जो समय होता है वो जुलाई 1947 में होता है, ठीक है। वापस जब वो आता है नवंबर 1947 में तो वो देखता है कि कुछ लोगों के द्वारा उस जगह पे
उस जगह को जो याचिकाकर्ता जो दरियाव है उस जगह उसके जगह को वो कब्जा करके रख रहे होते हैं, उस पर रह रहे होते हैं, ठीक है। जब वादी द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दरियाव द्वारा जब उसका विरोध किया जाता है तो वो प्रतिवादी क्या होता है, उस जगह को खाली करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये जगह मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है। तो वो याचिकाकर्ता दरियाव क्या करता है, वो निचली अदालत में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक रीट जो दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं। किस बेसिस पे, तो वो 1948 में याचिका दायर करते हैं उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 की धारा 180 के अंतर्गत, ठीक है। ये दायर करते हैं कि वो उस जगह को बेदखल किया जाए, उन जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको उस जगह को हटाया जाए उन लोगों को, ठीक है। भूमि से वो बेदखल करने का वो याचिका दायर करते हैं, ठीक है। जब याचिका क्या होता है, निचली अदालत में डिग्री पारित कर दिया जाता है, उनको बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जाता है। डिग्री पारित होने के बाद जो है प्रतिवादी जो है जो पहला अपील जो करते हैं वो अपील करते हैं अपर आयुक्त के पास, लेकिन वहाँ पे उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, वहाँ पे अपील को सुना नहीं जाता, ठीक है। दूसरा अपील जो करते हैं वो रेवेन्यू बोर्ड के पास करते हैं, राजस्व परिषद के पास करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अपील स्वीकार किया जाता है। वहाँ जो अपील किया जाता है प्रतिवादियों द्वारा वो उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939 की धारा 267 के अंतर्गत जो है अपील किया जाता है और वहाँ पे अपील को स्वीकार किया जाता है। राजस्व परिषद जो है वहाँ पे कहती है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 16 वर्ष 1953 के तहत जो राजस्व बोर्ड का कहना था कि ये इस अधिनियम के तहत जो है प्रतिवादियों का कब्जा होना चाहिए, उनका ये जो ज़मीन है उनका होना चाहिए, ठीक है। जब ये पक्ष जो होता है, जब ये उनके पक्ष में जब ये फैसला आता है तो वादी क्या करता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रीट दायर करता है, ठीक है। रीट दायर करता है क्योंकि उसके पास एक कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी किया गया था 1953 के अधिनियम 16 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 20 की व्याख्या किया गया था और वहाँ पे ये व्याख्या किया गया था उस भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत जो है उस ज़मीन पे जो कब्जा होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, तो वो प्रतिवादियों का ही होना चाहिए था। इसके बाद क्या होता है, निर्णय जो स्पष्ट रूप से था जो याचिकाकर्ता के खिलाफ था, वो सभी जान रहे थे कि दरियाओं का वो जो है वहाँ से उसको निष्कासित किया जा रहा है। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो करते हैं 14 मार्च 1956 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में फिर से वो रीट जो है दायर करते हैं। तो वहाँ पे जो रहता है, जो प्रतिवादी वो जो कहते हैं इस सुप्रीम कोर्ट में अपना बात रखते हैं कि इस दलील और इस आधार पे पहले भी हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे वो जो है न्यायालय जो न्याय हो चुका है, इस पर फैसला हो चुका है, ठीक है। और उसी दलील और उसी आधार पर फिर से दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में बात को नहीं रखा जा सकता या फिर मुद्दे को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस हो चुका है, उस पर फैसला हो चुका है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला देती है कि जो अनुच्छेद 32 जो है आपको ज़रूर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन उस मुद्दे को बार बार दोहराया नहीं जा सकता जिस मुद्दे को लेकर आपको पहले भी फैसला दिया जा चुका है किसी न्यायालय में, ठीक है। तो